हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ जो है ये इस वीडियो का पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति कौन होता है, क्या हमारा बैकग्राउंड रहा है, हमने राष्ट्रपति को क्यों चुना, इस पद को क्यों बनाया गया, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए कि क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है, राष्ट्रपति का टेन्योर जो समय काल जो होता है, पीरियड जो होता है वो कितने समय का होता है। उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रपति को हटाया किस तरह से जाता है, रिमूवल किस तरह से होता है हमारे राष्ट्रपति का। और फिर इन द एंड हम देखेंगे टोटली अब तक कितने प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं और कुछ हमारे जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो सब रहे हैं। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी कौन से हमारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार चुने गए, या फिर कौन से जो है SC ST से बिलोंग करते हैं, कौन सी पहली महिला राष्ट्रपति रही है। इस तरह के और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं राष्ट्रपति के इन सब पॉइंट्स से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो इंडिया के राष्ट्रपति के से किस तरह से अलग है, या फिर जो इंग्लैंड में जो क्वीन है उसका क्या कंपैरिजन होता है हमारे राष्ट्रपति के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इसमें जितना भी बताया जाएगा वो सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कितने भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 द यूनियन के फर्स्ट चैप्टर में द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक डील करता है। ये 10 आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, इलेक्शन कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है, रिमूवल किस तरीके से होता है, प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे देश का। इस तरह के जो टॉपिक हैं वो सारे आर्टिकल 52 से 62 तक डील करते हैं, क्योंकि 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आ जाता है। जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो मिलकर बनी होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। अब प्रेसिडेंट का पद हमने क्यों बनाया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि सबको पता ही है कि भारत जो है ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत लंबे समय तक राज किया गया था, डोमिनेट किया गया था। तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पर रानी का शासन है। तो उसी तरह से हमने भी सारा जो कंसेप्ट है हमने इंग्लैंड से ही बोरो किया है। तो यहाँ पर हमने उस तरह से अपना, हम शासक किसी राजा के अंडर तो हम रेगुलेट नहीं किए जा सकते, तो हमने वहाँ पर प्रेसिडेंट को चुना। लेकिन ब्रिटेन में रानी को इतनी पावर नहीं दी गई है जितनी यहाँ हमने इंडिया में हम प्रेसिडेंट को देते हैं। तो हमने कंसेप्ट तो बोरो किया, लेकिन पावर्स में बहुत डिफरेंस रखा है। हमने अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स होती है, क्योंकि वही जो है जो देश को चलाते हैं, थोड़ी बहुत पावर जो है हमने अपने प्रेसिडेंट को दी गई है। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर हो जाती है, उन्हीं में सेंटर हो जाती है। और कहीं किसी राज्य में या फिर देश पे जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सारी पावर जो है उनके हाथ में आ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो प्रेसिडेंट का जो ये पद है वो इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अमेरिका से कम पावरफुल है। तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, जो ये पद है, ये एक मिला जुला पावर का एग्जाम्पल है। तो हमने अपने देश में इंग्लैंड की तरह एक राजा को, ना राजा कहना ठीक नहीं होगा, प्रेसिडेंट को तो चुना, लेकिन उस तरह से बिना पावर के प्रेसिडेंट को नहीं, एक पावरफुल प्रेसिडेंट को चुना है। तो अब हम आर्टिकल वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि भी आर्टिकल्स में क्या बताया गया है प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और आप किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट की जो सीट है उसे खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। और अगर समहाउ प्रेसिडेंट की जो सीट है खाली हो जाती है, जैसे डेथ की वजह से, रिमूवल की वजह से, या किसी भी कारण की वजह से, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करने लगते हैं, जब तक कि हम नया प्रेसिडेंट जो है चुन कर नहीं आ जाता है।
फिर आर्टिकल 53 कहता है प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भी किस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद यही आर्टिकल कहता है सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांड होते हैं डिफेंस फोर्स, जो हमारे सुरक्षा बल जो हैं उनके हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग जो है वोट डालते हैं और जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को चुना जाता है। ये जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि भी इसमें जनता डायरेक्ट जाकर वोट नहीं डालते, जैसे एमएलएस के या एमपीज के इलेक्शन में होता है। यहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं। अब जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इन लोगों से मिलकर बना होता है, मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में आपको पता ही है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इन दोनों सदनों में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो जनता के द्वारा डायरेक्ट जो चुने जाते हैं, वो लोग जो है वोट डालते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। आपको पता ही है पार्लियामेंट में कुछ लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, इस तरह के फील्ड से रिलेट करते हैं, उन्हें जो है पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जाता है। तो उन लोगों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने का हक नहीं है। सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। दूसरा जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। जो राज्य की जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे स्टेट के जो हैं, इसमें यूटीज़ भी आ जाते हैं, हमारी कैपिटल जो है वो भी आ जाती है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है कि भी अगर किसी पर्सन को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35+ एज होनी चाहिए, मतलब 35 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। तीसरा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मतलब हाउस ऑफ पीपल का जो मेंबर की जो क्वालिफिकेशंस होती है चुने जाने के लिए, वो उसे फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी इस तरह की जॉब में नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हो। तो आपको इसमें जान लेना ज़रूरी है कि स्टेट को आप किन किन चीज़ों को, किन अथॉरिटीज़ को, किन ऑफिसेज़ को आप स्टेट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो स्टेट जो है आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, उस पर मेरी वीडियो आप देखिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो किसी भी ऐसी जॉब में नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर आता हो। उसके बाद आर्टिकल 71 कहता है कि भी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, तो जो उसका जो फाइनल डिसीजन है, फाइनली जो डिसाइड करेगा, ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। आर्टिकल 71 क्लोज 3 ये कहता है कि भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि भी वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है। तो इसी वजह से पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 बनाया था, जिसमें बताया गया है कि भी गाइडलाइन दी गई है कि अगर किसी पर्सन को अपना नाम नॉमिनेट करना है एज ए प्रेसिडेंट तो उसे क्या क्या जो है तरीका जो है फॉलो करना होता है। तो स्टार्टिंग में इस एक्ट में जो तरीका बताया गया था कि भी 2 लोग जो है प्रेसिडेंट का नाम नॉमिनेट करेंगे, फिर कुछ लोग उसे सपोर्ट करेंगे। तो पहले एक क्राइटेरिया बहुत कम था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, अपना नाम नॉमिनेट किया करते थे। स्ट्रिक्ट रूल्स तो थे नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत समय और पैसा बर्बाद होता था। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सख्ताई करने के लिए, टाइट करने के लिए 1997 में इस एक्ट में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अगर किसी पर्सन को अपना नाम नॉमिनेट करना है एज ए प्रेसिडेंट तो उसके लिए उसे
50 लोग चाहिए जो उसका नाम नॉमिनेट करेंगे, और इसके अलावा 50 लोग और चाहिए जो उन्हें, उस पर्सन को सपोर्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब जो ये 50, 50 + 50, 100 जो ये लोग हैं, ये कौन होंगे? ये वही MP और MLAs होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और जो उसका नाम नॉमिनेट करेंगे। आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है प्रेसिडेंट का। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है शुरू होता है व्हेन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब वो इस ऑफिस के लिए चुन लिए जाते हैं, कार्यभार संभाल लेते हैं, तो तब से उनका ये 5 साल का जो टाइम पीरियड है ये शुरू हो जाता है। आर्टिकल 57 जो है वो री इलेक्शन के बारे में बताता है कि भी प्रेसिडेंट का दोबारा से चुनाव किया जा सकता है, मतलब उसी सेम व्यक्ति को दोबारा से प्रेसिडेंट चुना जा सकता है। एक बार उसका टेन्योर ख़त्म हुआ फिर दोबारा से वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट। लेकिन अगर उस व्यक्ति का, उस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया गया है, उन्होंने किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न का उल्लंघन किया है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको दोबारा से उनका री इलेक्शन नहीं हो सकता है। अब रेजिग्नेशन किसे दिया जाता है? प्रेसिडेंट अपना इस्तीफ़ा किसे देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। पहले जो है सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट तक था, आगे के 2 लोग नहीं थे। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ओथ के बारे में, शपथ के बारे में, कि भी प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाता है। तो ये काम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। अगर वो नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट, कि भी प्रेसिडेंट को किस तरह से उनके पद से हटाया जाता है। तो इम्पीचमेंट का ग्राउंड होता है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट जो है संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर देते हैं तो उन पे इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाती है। तो ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो चार्जेस जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस के द्वारा, और जो दूसरा हाउस होता है वो इन चार्जेस की इंक्वायरी करता है। ये चेक करता है कि क्या जो प्रेसिडेंट पे चार्जेस लगाए गए हैं कि वो सच है या नहीं है। तो एक हाउस प्रेफर करेगा, दूसरा हाउस उन चार्जेस की इंक्वायरी करेगा। अब इन चार्जेस को प्रेफर करने से पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का एक नोटिस पीरियड होता है। ये जो नोटिस है ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और साइन किया होना चाहिए 1/4 टोटल मेंबर ऑफ हाउस हु प्रेफर। मतलब जो हाउस जो है वो चार्जेस को जो प्रेफर कर रहा है तो उसके जो है टोटल मेंबर्स का 1/4 के मेंबर्स के द्वारा ये जो नोटिस है साइन किया होना चाहिए। और ये जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, जो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, ये मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। जो 2/3 मेजॉरिटी है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 जो मेंबर्स हैं उसके द्वारा इसे पास किया जाना चाहिए। तभी आप प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर इस प्रोसेस के द्वारा प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि 6 महीने के अंदर दोबारा से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल 52 में ये बताया था कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट होने चाहिए। जब तक वो नहीं होते हैं तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है मैनर ऑफ द इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, तो इन्हें ज़रूर आप याद रखिएगा। सबसे पहला है इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने अभी पहले भी बताया था कि लोग जो हैं डायरेक्ट जाकर वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बल्कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए जो लोग होते हैं, नेता जो होते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब होता है कि हर स्टेट से जो चुने हुए लोग जो होते हैं वो वोट डालते हैं। कोई बड़ी स्टेट से आया होता है MLA या MP जो है, कोई बड़ी स्टेट का होता है, कोई छोटी स्टेट का होता है, तो हर उस पर्सन के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। ये
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कि भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कई कैंडिडेट्स होते हैं, तो किस तरह से एक फाइनल जो है जीता हुआ व्यक्ति चुनने के लिए वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बाकियों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये मैं भी आपको बताऊंगी कि भी फॉर्मूला के साथ किस फॉर्मूला को लगा के किसी एमएलए का, किसी एमपी का जो है वोट की वैल्यू निकाली जाती है, ये मैं आपको उसमें बताऊंगी। फिर है प्रेफरेंशियल वोटिंग। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब होता है कि जैसे ABCD 4 कैंडिडेट है सपोज करिए, तो उसमें सभी आप ऐसे नहीं है कि मैं इसी को ही चुनना चाहता हूँ, उसमें आपको एज ए प्रेफरेंस बताना होता है कि पहले नंबर पे इसे, दूसरे पे इसे, तीसरे पे इसे और चौथे पे इसे, ऐसे एंड सो ऑन जितने भी हो। तो आपको 1 2 3 इस तरह से रैंकिंग देनी होती है कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप किसे पसंद करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। फिर है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन पर्सन किसे वोट डाल रहा है, ये बहुत सीक्रेटली किया जाता है ताकि कोई बायस ना हो सके। सीक्रेट बैलेट के अंडर ये वर्क होता है। आर्टिकल 55 जो है वो 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टेट्स। भारत में बहुत सारी स्टेट्स जो हैं, कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटिंग है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि कोई बड़ी स्टेट से अगर आया है तो उसको ज़्यादा वेटेज दी जाए या उसकी ज़्यादा अहम रोल हो उस वोटिंग के अंदर और छोटी स्टेट को इतना मौका ना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा है बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो जो लोग वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सेंटर और स्टेट का भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए कि भी सेंटर के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनके पास ज़्यादा पावर हो और स्टेट से जो लोग आए हैं उनके पास कम पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए। तो इसके लिए जो है इस आर्टिकल में फॉर्मूला बताया गया है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी और एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी। अब हम एमएलए और एमपीज के वोट की वैल्यू देख लेते हैं वो किस तरह से निकाली जाती है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसे पोज करके देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं विधानसभा के मेंबर जो होते हैं, हमारे एमएलए होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसको यहाँ लिखेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो होने चाहिए, उनकी संख्या हम यहाँ लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इस सारी कैलकुलेशन के बाद अगर पॉइंट्स में आंसर आता है, तो अगर पॉइंट के बाद 5 लिखा है, 5 या 5 से ज़्यादा लिखा है तो हम उसे 1 कंसीडर करेंगे, अगर 5 से कम लिखा है तो हम उसको 0 ही कंसीडर करते हैं। आगे हम एमपीज़ के वोट की वैल्यू देख लेते हैं। तो इसमें सभी राज्यों के जो सभी इलेक्टेड विधायकों के वोट की वैल्यू है, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनके जो वोट की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ लिखेंगे और उसके यहाँ लिखेंगे सभी इलेक्टेड एमपीज़ की संख्या। अब कितने इलेक्टेड एमपीज़ हैं उनकी काउंटिंग हम यहाँ लिखेंगे और इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आती है। अब देखिए सबके वोट्स की वैल्यू निकल गई। अब जब वोट डाले जाते हैं तो प्रेफरेंस के बेसिस पे डाले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 1 2 3 4 अगर कई सारे कैंडिडेट्स हैं तो जो वोटर होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे इसे पसंद करता हूँ, दूसरे पे इसे करता हूँ, तीसरे पे एंड सो ऑन, ऐसे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें वोट दे देते हैं। जब वोट की काउंटिंग होती है और अगर सपोज करिए 5-6 जो लोग हैं उन्हें किसी को भी मिनिमम वोट्स नहीं मिले हैं, तो तब उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी मिनिमम वोट्स कितने होने चाहिए। उसमें क्या है कि भी कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम ये वो वाला कोटा नहीं है, SC ST इस तरह का कोटा नहीं है। कोटा मतलब कि मिनिमम एक कैंडिडेट को इतने वोट तो मिलने ही चाहिए तभी आप उसे एक विजेता घोषित करते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स। अब जो वोट डाले गए हैं, कुछ वोट ऐसे होते हैं बाई चांस टिक करने की जगह इधर उधर टिक हो गया, वो इनवैलिड हो जाते हैं, उनको वैलिड नहीं कंसीडर किया जाता है।
तो जितने भी सिर्फ जो वैलिड वोट्स हैं वो लिखिए, उसको नीचे फिर यहाँ नंबर ऑफ द वैकेंसीज, अब वैकेंसी तो एक ही है प्रेसिडेंट की, तो वो एक होगी हमारी, प्लस में 1, इसको फिर +1 कर दिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारा मिनिमम क्राइटेरिया कह लीजिए या वो कोटा कह लीजिए वो निकल आता है, जो किसी एक कैंडिडेट को चाहिए जीतने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर इसके बाद भी इस कोटा सिस्टम को लगाने के बाद कोई जीत जाता है तो वहीं पर जो है उसका प्रेफरेंस वाला जो सिस्टम है, जो वोट जो है ट्रांसफ़र की जाती है। ट्रांसफ़र कैसे की जाती है कि सपोज करिए किसी को मिनिमम ये कोटा नहीं मिला, तो किसी को जो सबसे लास्ट वाला जो पीछे जो होता है उसके जो वोट्स हैं वो बाकी कैंडिडेट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे जो है उनकी वोटिंग जो है, नंबर्स जो है वोटिंग की वो बढ़ जाए। इस तरह से नीचे के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करते जाते हैं और वो जिनके जो वोट हैं वो बाकी के कैंडिडेट्स में जो टॉप के जो वो हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। और जैसे ही किसी को कोटा के जितना मिनिमम जो वोट्स हैं उतने जैसे ही मिल जाते हैं तभी वहाँ पर ये सिस्टम बंद कर दिया जाता है, मतलब नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो डिवाइड करने का जो तरीका है उसको बंद कर देते हैं, और जिसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, मिनिमम इतने वोट मिल जाते हैं, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है, उन्हें हमारा प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अब हम प्रेसिडेंट की लिस्ट देख लेते हैं कि अब तक 1950 से लेकर अब तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं हमारे। तो हमारे अभी एट प्रेजेंट श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। 2017 में ये हमारे प्रेसिडेंट बने थे और इनका टेन्योर जो है वो 2022 तक चलने वाला है। हमारे प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, जो $7,000 के इक्वल होती है। हमारे अब तक 14 प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 3 जो प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या फिर किसी वजह से उनका पद खाली हो गया है, तो अब तक 14 + 3 इतने हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 एक्टिंग और 14 इलेक्टेड हो चुके हैं। जो 3 हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान 1964 में, वीवी गिरी 1969 में और बीडी जाटी इट्स आई ऑल्सो बीडी जाटी 1977 में। तो 3 हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रसाद, वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिनका 2 बार सिलेक्शन हुआ हो, मतलब 2 बार इलेक्ट हुए हों प्रेसिडेंट के लिए। तो डॉक्टर प्रसाद जो थे वो 2 बार चुने जा चुके थे। जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से टीचर्स डे भी, जिनके जन्मदिन की वजह से टीचर्स डे भी मनाया जाता है। ये 1962 से लेकर 1967 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से लेकर 69 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। और इनकी जो डेथ थी इनके टाइम पीरियड के दौरान ही रही, जब तक ये प्रेसिडेंट रहे थे इनका टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ था और ऑफिस में ही इनकी डेथ हुई थी। तो जो हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं वीवी गिरी 1969 से 74 तक। ये पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे हैं, मतलब इनके अपोजिशन में कोई नहीं था और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ भी ये ही जीते थे। हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से लेकर 77 तक प्रेसिडेंट रहे और ये हमारे ऐसे सेकंड प्रेसिडेंट थे जिनकी जो डेथ है वो उनके टेन्योर के टाइम पर हुई। जब ये प्रेसिडेंट रह रहे थे तब उस दौरान ही इनकी डेथ हुई। फर्स्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले किसकी डेथ हुई थी टेन्योर के दौरान, और ये सेकंड थे जिनकी डेथ उनके टेन्योर के दौरान हुई थी। फिर आए सिक्स्थ प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी, जो 1977 से लेकर 82 तक प्रेसिडेंट रहे और ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। फिर आते सेवेंथ प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, जो 82 से लेकर 87 तक प्रेसिडेंट रहे और इनके टाइम के दौरान जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ, एंटी सिख रॉयट्स हुए जो 1984 में हुए थे। फिर आते हमारे 10th प्रेसिडेंट KR नारायणन, जो 1997 से लेकर 2002 तक प्रेसिडेंट रहे और ये पहले हमारे दलित प्रेसिडेंट भी हैं और मलयाली प्रेसिडेंट भी हमारे पहले यही वाले हैं। फिर आते हैं 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हैं हमारे,
जो 2002 से लेकर 2007 तक रहे और ये पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे। इनसे पहले कोई और इस फील्ड का प्रेसिडेंट नहीं आया और जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद आती है 12th प्रेसिडेंट जो है प्रतिभा सिंह पाटिल। ये 2007 से लेकर 2012 तक हमारी प्रेसिडेंट रही और ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी और ऐसी पहली महिला प्रेसिडेंट भी रही है जिन्होंने सुखोई जेट को उड़ाया था। फिर आते हैं हमारे 13th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। 2012 से लेकर 17 तक इनका टेन्योर रहा और अभी 2020 में इनकी डेथ हो चुकी है। और जो हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनके बारे में अभी बता ही चुकी हूँ। तो ये सारी लिस्ट थी हमारे प्रेसिडेंट्स के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप प्लीज़ इन सबको याद रखिएगा। एंड आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।